हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड टेक्निकल्स सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी ये जो कंपनी है कैसी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रेश बाइंग करना है, तो उसके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं समझना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है इस स्टॉक के अंदर, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की बात करें तो देखो, ये जो कंपनी है एक प्राइवेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो 4876 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी हाई है। स्टॉक पी 162 की है, इंडस्ट्री पी 89.6 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी हाई है। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 17 का पेग रेशियो है। तो देखा जाए तो पी रेशियो एंड पेग रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये अभी काफ़ी महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। आरओसी की बात करें तो 9.8%, आरओई 7%, कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट के साथ है। प्रमोटर्स होल्डिंग 58.9%, चलो ठीक है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 1250 की, 52 वीक हाई 1593 की और लो है 604 की। बुक वैल्यू 114 रुपये की है। डेप्ट 65.8 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.15। तो चलो डेप्ट कुछ खास यहाँ पर कंपनी के अंदर नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है -71.4 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 8.22 रुपये की। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ खास हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी स्टॉक की। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सेल्स से, ठीक है। सेल्स में क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर हमें सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में जो कंपनी के सेल्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़े हैं। देख सकते हो 143 करोड़, 183 करोड़, 222 और फिर 254। बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाते चली जा रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी मार्जिन बढ़िया नहीं बना पा रही है। देख सकते हो जो कंपनी के मार्जिन हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये लगातार घटते चली जा रही है। सेल्स लगातार बढ़ते चली जा रही थी, लेकिन जो मार्जिन है ये लगातार घटते चली जा रही है। 31%, 29%, 26% और फिर 20%। तो काफ़ी ज़्यादा जो मार्जिन है वो घटी है। इधर यहाँ पर अगर हम कहें तो 2%, 3% से घट रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मार्च 2024 की बात करें तो डायरेक्ट 26 से 20% पर आ गया। 6% यहाँ पर मार्जिन घट गया है इस बार। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट के अंदर जरूर से पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट भी डिस्कस करते हैं। अब देखो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, 16 करोड़, 27 करोड़, 36 करोड़ और फिर यहाँ पर 30 करोड़। तो यहाँ पर देखो ओपीएम इधर भी घटे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं घटे थे, 3% से घट रहे थे, वो भी ओवरऑल ज़्यादा ही है, लेकिन इसके मुकाबले में ज़्यादा नहीं थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एकदम 6% से घट गई ओपीएम, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। 36 करोड़ से घटकर 30 करोड़ हो गया नेट प्रॉफिट। अब देखो कंपनी अगर आगे चलकर अपनी जो ओपीएम है इसको बढ़ाती है बढ़िया तरीके से, तो फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। तो देखो लास्ट 10 ईयर्स का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में 10% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है।
लास्ट 3 ईयर्स में 21% से और TTM में 14% से। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं कैसा है। तो यहाँ भी लास्ट 10 ईयर्स की डेटा अवेलेबल नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में 10% से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 24% से, और TTM में -17% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब देखो पर्सनली मैं अपनी बताऊं कि देखो मैं जब भी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है, मेरी चॉइस, मेरी उम्मीदें उस स्टॉक से यही होती है कि वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया सेल्स एंड प्रॉफिट्स देखने को हमें मिले। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 20 to 25% का मिनिमम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलना ही चाहिए, तभी हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल पाएंगे। अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उससे यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वहाँ पर हमें बढ़िया से बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। इसी वजह से तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप की कंपनीज को, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हो कि हम रिस्क भी ले रहे हैं लेकिन रिवॉर्ड्स वहाँ पर बढ़िया नहीं मिल रही है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई। अगर 10% से कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ रही है और रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में मैं कोई लार्ज कैप कंपनी लेकर बैठ जाऊँगा और बिंदास सो जाऊँगा लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो ओवरऑल रिस्क हमारा है वो कम रहेगा एंड जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं वो इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में मुझे वो लार्ज कैप कंपनी, वो ब्लू चिप कंपनी ज़्यादा बेटर लगेगी, ठीक है। अब स्मॉल कैप कंपनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज में कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, तभी हमारे लिए ज़्यादा सही होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से बैठ पाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट 3 ईयर्स का डेटा सिर्फ हमें ठीक देखने को मिल रहा है, 21% एंड 24%। बाकी जो डेटा है वो ठीक तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। डबल डिजिट में तो है यहाँ पर ये 5 ईयर्स की डेटा, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम है। इस वजह से मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है फ़िलहाल यहाँ पर। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो 87% देखने को मिल रहा है, मतलब 87% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है, देख सकते हो एकदम सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पर ये एकदम स्टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। FIIs की बात करें तो FIIs की जो होल्डिंग है ये जून क्वार्टर में बढ़ी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, 0.13% से बढ़कर जो होल्डिंग है FIIs की ये 2.97% पर पहुंच चुकी है, काफ़ी बढ़िया है। तो बेचा किसने है, बेचा है DIIs एंड पब्लिक ने, देख सकते हो यहाँ पर DIIs की जो होल्डिंग है ये 2.75% से घटकर 0.07% पर आ चुकी है एंड पब्लिक की जो होल्डिंग है ये 38.18% से घटकर 38% पर आ चुकी है। देखा जाए तो चलो ठीक है, FIIs की जो इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर वो हमें बढ़िया देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम एक बार जो पहले डिस्कस किए सभी चीज़ों को उसे समराइज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी के सेल्स की बात करें तो सेल्स तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़िया परसेंटेज में नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है स्मॉल कैप की कंपनियों के अंदर, उस प्रकार से सेल्स कंपनी की नहीं बढ़ रहे हैं बढ़िया परसेंटेज में। फिर प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी की जो OPM है वो बढ़िया तरीके से नहीं बन पा रही है, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो भी कुछ खास नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिल रही है कि FIIs का इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब देखो इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक के अंदर, और जैसा कि मैंने अभी बोला था
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा को डिस्कस करते वक्त कि इसके कंपैरिजन में मुझे लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि उस हिसाब से वहाँ पर रिस्क भी हमारा कम होगा एंड जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ है कंपनी की, वहाँ पर हमें इससे ज़्यादा बेटर और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से अगर मुझे डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इसके कंपैरिजन में मैं एचएल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी ओवरऑल मेरा कम होगा और वहाँ पर कंसिस्टेंसी है। ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब ऐसा नहीं है कि सबकी सोच इसी प्रकार से हो सकती है। आपको शायद ये स्टॉक भी ज़्यादा पसंद आ जाए अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हो, तो आपकी स्टडी आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ, ये आगे चलकर जो कंपनी है ये बढ़िया तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है, तो इसलिए मैं फ्यूचर के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट कर लिए अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं वो डिस्कस करते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। सब कुछ फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन वगैरह देख लेने के बाद यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्निकल्स भी देखना जरूरी होता है। टेक्निकल्स के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अभी देखो करंट प्राइस बात करें तो 1250 की है स्टॉक की। 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम देखें करंट प्राइस तक तो -21% के अप्रोक्स डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि फर्स्ट एसआईपी के लिए बढ़िया है। यहाँ पर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी पिछले दिन स्टॉक ने ये जो सपोर्ट है इसको छुआ भी था, जो कि है 1206 का। तो यहाँ पर भी बढ़िया डिस्काउंट मिला था कल के दिन -24% का। तो इस सपोर्ट पर भी अगर आपको मिलता है तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। एंड उसके बाद अगर यहाँ से भी करेक्शन जारी रही तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी वो होगी 1155 की। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1396 के प्राइस पर रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इस चीज़ को समझो कि अगर मानकर चलो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर लगाया है, फर्स्ट एसआईपी किया है जिसमें 21 से 24% का डिस्काउंट है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर स्टॉक के अंदर फिर से करेक्शन आ जाती है और भी ज़्यादा गिरकर नीचे आ जाता है, मानकर चलो यहाँ से 10% और गिर गया, तो वहाँ पर फिर हम अपना सेकेंड अमाउंट लगाएंगे, सेकेंड एसआईपी करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से अगर 10% और करेक्ट होकर नीचे आ गया तो फिर वहाँ पर हम थर्ड अमाउंट लगा कर चलेंगे, ठीक है, थर्ड एसआईपी करेंगे। इस प्रकार से हम हर 10-10% की डिप पर एसआईपी करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, कब ऐसा करेंगे? जब हमें कंपनी के ऊपर भरोसा होगा, कंपनी की फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, कंपनी की ग्रोथ, सब चीज़ों के ऊपर अगर हमें भरोसा है तो ही इस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो फर्स्ट एसआईपी भी करना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। एंड देखो ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करते करते, एसआईपी करते करते आपने अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज इस स्टॉक के ऊपर डाल दिया। बिल्कुल नहीं। ये जो कंपनी है हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ही वेटेज देना है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, क्योंकि इससे आपका जो पोर्टफोलियो का हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है। पोर्टफोलियो के अंदर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, एनबीएफसी हो गया, एफएमसीजी हो गया। तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर मिला जुला कर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर डाइवर्सिफिकेशन आप रखना चाहते हो तो। बाकी देखो जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या कोई भी एडवाइस मत समझना। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वीडियो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।